नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन होगा, यानी कि माओवाद से जुड़ा हुआ, नक्सलवाद से जुड़ा हुआ डिस्कशन होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, हम लोग माइक्रो लेवल पे नहीं जाने वाले, यानी कि हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि ये माओइस्ट कर क्या रहे हैं, नक्सल्स कर क्या रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। हम लोगों का फोकस इस पे नहीं है। हम लोग एक मैक्रो एनालिसिस करेंगे। अब मैक्रो एनालिसिस मतलब हम लोग देखेंगे ये जो सीपीआई माओइस्ट है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और इनकी क्या आइडियोलॉजी है। इनकी आइडियोलॉजी है आर्म स्ट्रगल, यानी कि माओइज्म में बिलीव करते हैं ये लोग। और इस माओइज्म से हम लोग देखेंगे कि दे आर गोइंग नोवेयर। और अंत में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो भी ऐसे माओइस्ट मूवमेंट रहे हैं, जो भी आर्म स्ट्रगल रहे हैं, उनका क्या हुआ है। और साथ में एक विकल्प की बात करेंगे, यानी कि व्हाट शुड द सीपीआई माओइस्ट डू एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इट्स बेटर टू गेट इन्वॉल्व इन दिस डेमोक्रेसी। और लेट मी पुट अ कॉशनरी नोट हियर, सिंस आई एम डिस्कसिंग दिस, दैट डजंट मेक मी एंटी नेशनल, राइट? प्लीज रिमेंबर दिस ऑन अ लाइटर नोट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो स्टे ट्यून। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारा स्मार्ट कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। जस्ट विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, हम जानते हैं कि एक भीषण अटैक हुआ अप्रैल 3 को। वहां पे 22 जवान हमारे शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान, और 30 से भी ज्यादा घायल हुए एक नक्सल अटैक में छत्तीसगढ़ के सुकमा में। अब इसके बाद डिस्कशन या फिर डिस्कोर्स हम लोग कह सकते हैं फिर से वापस आ चुका है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलवाद। अब देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब भी बात होती है तो मैंने आपको कहा कि मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करने वाले हम लोग बात करेंगे कैसे वो डेवलप हुआ और इवेंचुअली उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, राइट? और अंत में हम लोग बात करेंगे एक वे फॉरवर्ड की। तो अगर जब भी मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, माओवाद की, नक्सलवाद की, इन सब का इंटेलेक्चुअल फादर कौन है? इन सब का इंटेलेक्चुअल फादर है कार्ल मार्क्स और उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ऑल्दो हम लोग कार्ल मार्क्स से जब भी बातें करेंगे, कार्ल मार्क्स स्पेसिफिकली एक आर्म स्ट्रगल कहते थे फॉर द वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स है वो यूनाइट हो जाए और कैपिटलिस्ट या फिर बोर्जुआ के खिलाफ वो लड़ाई करे और पावर कैप्चर कर ले, राइट? अब इस आइडियोलॉजी को धीरे धीरे बदला, इसको एक्चुअली एक्शन में लाया व्लादिमीर लेनिन ने रशियन रेवोल्यूशन में, राइट? अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये प्योरली वर्कर बेस्ड नहीं था, यानी कि वर्कर्स और पेजेंट्स का एक कंबाइन था जिसको व्लादिमीर लेनिन ने लीड किया और इवेंचुअली रशिया में रेवोल्यूशन लाया और रशिया में यूएसएसआर सेटअप हुआ। तो एक कम्युनिस्ट सरकार पहली बार विश्व में सेटअप हुई। अब इसके बाद चाइना में कुछ और ही नई चीज हुई। अब चाइना में तो आइडियोलॉजी बदल गई, यानी कि कार्ल मार्क्स ऑल्दो इंटेलेक्चुअल फादर, बट टुडेज नक्सलवाद दैट इज देयर इन इंडिया, टुडेज माओइज्म दैट इज देयर इन इंडिया, इट इज प्रिडोमिनेटली बिकॉज ऑफ माओ जेडोंग। अब माओ जेडोंग ने चाइना में क्या किया, देखिए यहां पे वर्कर्स डेवलप नहीं थे, यानी कि इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं थी चाइना में, तो उन्होंने फार्मर्स या फिर पेजेंट्स को अपना वर्कफोर्स बनाया, पेजेंट्स को एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप से उन्होंने पावर कैप्चर किया और अल्टीमेटली चाइना में कम्युनिज्म ले आए, राइट? दिस इज द स्टोरी, दिस इज द इंटेलेक्चुअल पुश और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब हम लोग इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में स्पेसिफिकली क्या हुआ, देखिए ऑलरेडी इंडिया वॉज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स की काफी ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल थी, यहाँ पे दूसरी लिटरेचर भी अवेलेबल थी, हमारे पास टेम्पलेट भी अवेलेबल था। टेम्पलेट किसका था? व्लादिमीर लेनिन का। तो इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले इंडिया आई 1925 में, राइट? उसके बाद में धीरे धीरे कम्युनिस्ट मूवमेंट इट गेन ट्रैक्शन, राइट? बट नॉनदलेस हम लोग एक चीज देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाई क्योंकि इंडिया में दबदबा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो हम लोग जब भी मूवमेंट की बात करते हैं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो मोर और लेस कभी अलाइन होते थे कांग्रेस के साथ, कभी नहीं अलाइन होते थे। अगर हम लोग बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 1939 के बाद, दे वर नॉट अलाइंड विथ कांग्रेस, राइट? तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखें तो इन जनरल इंडिया में धीरे धीरे से कम्युनिज्म का स्प्रेड हो रहा था। अगर हम लोग बात करें
मेन स्ट्रीम में मोबिलाइजेशन कब हुआ? देखिए मेन स्ट्रीम में मोबिलाइजेशन हुआ तेभागा मूवमेंट के बाद। तेभागा मूवमेंट इन 1946। उसके बाद तेलंगाना में बहुत ही लंबा मूवमेंट चला। तेलंगाना राइट नाउ इज ऑल्सो इन्फेस्टेड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना मूवमेंट में भी फार्मर्स को यूनाइट किया गया। अब उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन बनते गए, और जो साइनो इंडियन वॉर था यानी कि इंडिया चाइना का वॉर था 1962 में, उसमें भी एक डिवीजन जरूर था। यानी कि जो माओइस्ट या फिर जो नक्सल्स थे, दे डिड सपोर्ट चाइना, राइट, दे डिड क्रिटिसाइज द इंडियन गवर्नमेंट इस लड़ाई के लिए। और फाइनली मैं कहूंगा कि एक स्प्रिंग बोर्ड, एक डेवलपमेंट कब हुआ इंडिया में नक्सलवाद का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, माओवाद का, वो हुआ नक्सलबारी इंसिडेंट में 1967। नक्सलबारी एक छोटा सा गांव है वेस्ट बंगाल में, जहां पे मैं कह सकता हूं कि स्पार्क शुरू हुई। नक्सलबारी में क्या हुआ? नक्सलबारी में जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े जो फार्मर्स थे, वहां पे अटैक किया गया। फार्मर्स अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, एंड इन इंडिया वी से नक्सलवाद बिगैन और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिगैन फॉर्मली। अब चाइना ने इसको डब किया था स्प्रिंग थंडर करके। तो जब भी हम लोग नक्सलवाद की बात करते हैं, माओवाद की बात करते हैं, वो धीरे धीरे सपोर्ट पा रहे हैं चाइना से, कम्युनिस्ट चाइना से। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किस तरह डेवलप हो रही है, देखिए फेज 1 में क्या हुआ था। फेज 1 में मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इट डिड नॉट गेट अ पुश वेरी मच, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनी। अब इसको बनाया था चारू मजूमदार ने, जिन्होंने नक्सलबारी में वो मूवमेंट लीड किया हुआ था, राइट। लेकिन चारू मजूमदार की डेथ के बाद ये जो CPI-ML था, ये CPI-ML लिबरेशन बना, लेकिन मोर और लेस दे रिमेन्ड मार्जिनल, राइट। उनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। ये वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट थी धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद माओ की फिलोसफी ज्यादा स्प्रेड होती गई, नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल बट इन मेनी अदर स्टेट्स। अब फेज 2 अगर हम लोग बात करें 1970 के एंड से 1980 के दशक में, तो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ ये जो नक्सलवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इंडिया में। इट रीच्ड मेनी स्टेट, जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन आया, पीपल्स वॉर ग्रुप। बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया आया, CPI-ML था, CPI की बहुत सारी और भी विंग्स आई, राइट। और इवेंचुअली जो थर्ड फेज हुआ, जहां पे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ा, मैं कह सकता हूं कि 2004 में आंध्र प्रदेश की जो पीपल्स वॉर ग्रुप थी और बिहार की जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया थी, उन दोनों ने मर्ज करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बनाई 2004 में। अब तब से लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को, जो माओइस्ट का थ्रेट है, उस चीज को सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा है, राइट। अब ये 2004 से हो क्या है, देखिए जब से CPI माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। CPI माओइस्ट की आइडियोलॉजी काफी सिंपल है। वो देखिए, सबसे पहले तो इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज सेमी कॉलोनियल, यानी कि वो इंपीरियल है, वो बॉर्जुआ है, वो फ्यूडल है। अब इन सब चीजों के चलते वो कहते हैं कि हम इसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, यानी कि इंडियन सरकार को वी आर गोइंग टू ओवरथ्रो एंड वी आर गोइंग टू सेट अप अ माओइस्ट और अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हियर इन इंडिया इट्सेल्फ, राइट। अब इनकी फिलोसफी काफी सिंपल है। इनकी फिलोसफी क्या है? जो माओ की फिलोसफी थी, देखिए माओ क्या कहते थे, माओ का ये मानना था कि पहले कंट्री साइड को कैप्चर करते। अब कंट्री साइड मतलब पहले विलेजेस को कैप्चर करते। विलेजेस में कौन रहते? फार्मर्स। तो माओ की फिलोसफी ये थी कि पहले हम लोग फार्मर्स को यूनाइट करते हैं और धीरे धीरे से अगर कोई सिटी है, उस सिटी को हम लोग धीरे धीरे से एनसर्कल करेंगे और पावर को कैप्चर करेंगे। अब यही फिलोसफी यूज करते हैं CPI माओइस्ट भी। वो क्या कहते हैं, हम भारत सरकार को, हम जो इंडिया में गवर्नमेंट है, उसे हम लोग कैसे अप्रूट करना चाहते हैं? थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, यानी कि लड़ के हम उन्हें हटाना चाहते हैं। अभी भी यही चल रहा है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें स्टेटस क्या है इस पर्टिकुलर CPI माओइस्ट, इस आर्म स्ट्रगल मूवमेंट का, देखिए माओ ने क्या किया था। माओ ने तो जो किसान थे उनको मोबिलाइज किया, एक बहुत बड़ा गुट बनाया और फिर इवेंचुअली पावर को कैप्चर किया। अब देखिए माओ ने क्या किया था, माओ ने कोमिंटांग को हराया। कोमिंटांग मेनलैंड चाइना से हटकर फॉर्मोसा आइलैंड पे सेटअप हुए। अब इस कोमिंटांग को सपोर्ट भी था दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। इसके बावजूद माओ और पेजेंट्स जो थे, उन्होंने कोमिंटांग को बाहर हटाया, यानी कि बहुत बड़ी फोर्स बनी थी। लेकिन अब अगर हम लोग CPI माओइस्ट की बात करें, इंडियन माओइस्ट की बात करें, दे हैव बीन रेड्यूस्ड टू सीकिंग रेफ्यूज इन जंगल्स, यानी कि
वो अभी फॉरेस्टेड एरियाज में, जंगल्स में वो रेफ्यूज ले रहे हैं, क्योंकि जंगल में वो छुप सकते हैं, ऑल्दो डिफिकल्ट टेरेन है। अब वहां से वो लोग आर्म स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स तो कुछ बनी नहीं है, एक गुरिल्ला वॉरफेयर में ज़रूर लगे हुए हैं। अब गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब क्या होता है, छोटे गुट में आते हैं, लड़ाई करके फिर चले जाते हैं वापस फॉरेस्ट में। और इनको सपोर्ट किसका है? क्या किसानों का सपोर्ट इनको है? नहीं, दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड, इनको सिंपैथी भी नहीं है फार्मर्स की। इनका मेन सपोर्ट बेस है ट्राइबल पीपल। तो अगर हम लोग उस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा वर्कर्स, लेनिन ने कहा वर्कर्स और पेजेंट्स, माओ ने कहा पेजेंट्स, और इंडिया में माओइस्ट कहते हैं ट्राइबल्स, राइट। तो इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, राइट। अगर हम लोग स्टेटस की बात करें फिर से, कहाँ कहाँ एक्टिव है ये, देखिए सीपीआई माओइस्ट आर एक्टिव इन सम स्टेट्स, मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में कहते हैं कि दे आर एक्टिव, बट देयर आर सम रेड जोन्स हियर, यू कैन चेक। छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में काफी ज्यादा एक्टिव है। इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो दे आर वेरी एक्टिव। इन मेनी अदर पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्रेजेंस इन केरला, इन तमिलनाडु, इन कर्नाटका ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बट येट दे आर मार्जिनलाइज्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। अब मैंने आपको बताया कि इन लोगों की आर्म स्ट्रगल की इंटेंशन है, आइडियोलॉजी है। अब इसका स्टेटस क्या है? देखिए माओइस्ट क्या करते आ रहे हैं, जब से वो लोग बने हैं, जब से वो लोग की शुरुआत हुई है, तब से लेकर वो लोग अभी तक गुरिल्ला वॉरफेयर में ही लगे हुए, यानी कि वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। ऑल्दो उनका इंटेंशन क्या है कि एक आर्म स्ट्रगल करनी है इंडियन सरकार के खिलाफ। अब आर्म स्ट्रगल करनी है तो लोग भी चाहिए, लेकिन उन्हें सपोर्ट ही नहीं है। जैसे माओ को सपोर्ट था फार्मर्स का, माओइस्ट को सपोर्ट नहीं है यहाँ पे किसी का भी, ट्राइबल्स का सपोर्ट जरूर है। तो इसीलिए दे हैव नॉट बीन एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुरिल्ला वॉरफेयर टू अ फुल फ्लेजेड वॉर, राइट। अब ये किस लिए? एक तो माओइस्ट की खुद की आइडियोलॉजी, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट पीपल, अग्रीड। अब स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस माओइस्ट इंसर्जेंसी थ्रेट लेवल पे है, यानी कि जहां पे जितना थ्रेट है उतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, अलग अलग स्टेट्स खुद डील करते हैं, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, जो जॉइंट स्ट्रैटेजीज, जो जॉइंट एफर्ट्स बनाता है। यानी कि देखिए आंध्र प्रदेश में कोबरा बटालियन है, दूसरी जगह कोई और बटालियन है, बहुत जगह सीआरपीएफ लड़ती है, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ लड़ती है, राइट। और केंद्र सरकार अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। जैसे अगर हम लोग यूपीए सरकार की बात करें, यूपीए सरकार ने डिवाइस किया था टर्म कॉइन, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी टू फाइट द माओइस्ट। अब मोदी सरकार ने एक डिवाइस की है समाधान डॉक्ट्रिन या फिर समाधान स्ट्रैटेजी टू फाइट दीज माओइस्ट्स। और इवेंचुअली हुआ क्या है इसकी वजह से? देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ है, दो पार्टीज है, एक तरफ माओइस्ट है, एक तरफ सरकार है, और दोनों कंटिन्यूस लड़ रहे हैं। अब सरकार तो ओपनली लड़ रही है, अब माओइस्ट दे आर रिजॉर्टिंग टू गुरिल्ला वॉरफेयर। तो व्हाट इज हैपनिंग? सीरीज ऑफ अटैक्स, सीरीज ऑफ काउंटर अटैक्स, एंड द लेटेस्ट वन नाउ वी सॉ इन सुकमा, जहां पे 22 हमारे सोल्जर्स शहीद हुए, राइट। तो इसके चलते क्या हुआ है, स्टेट ने माओइज्म पे काफी ज्यादा अटैक किया हुआ है, राइट। माओइस्ट ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया हुआ है, उन्होंने रिवर्सल्स देखे हैं, उन्होंने सेटबैक्स देखे हैं, उनके लीडर्स को कैप्चर किया है, उनके लीडर्स को मार दिया गया है, राइट। और इवेंचुअली अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे माओइस्ट हैव बीन कन्वर्टेड ऑल्सो, कन्वर्टेड इन द सेंस दे हैव नाउ कम इनटू मेन स्ट्रीम, राइट। बट डिस्पाइट ऑल दिस, माओइस्ट स्टिल रिमेन इन द कमिटेड मिलिट्री इंसर्जेंसी मोड, यानी कि वो इतने एडमेंट है कि अभी भी कहते हैं कि हम स्टेट के साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब अगर ये कंटिन्यू होता गया, और स्पेकुलेशन तो यही है कि ये कंटिन्यू होगा भी, क्योंकि कोई चेंज यहां पे स्ट्रैटेजी में दिख नहीं रही है, कि शुरुआती दौर से वही चल रहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं, स्टेट रिस्पॉन्स दे रहा है, दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों तरफ नुकसान है। तो आगे चल के क्या होगा, अगर हम लोग एक फोरकास्ट, एक स्पेकुलेशन लगाएंगे, वेयर विल दिस लीड इवेंचुअली? देखिए माओइस्ट मूवमेंट जो इंडिया में अभी फिलहाल जो लग रहा है कि वो अपनी आइडियोलॉजी पे डटे हुए हैं कि आर्म स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आर्म स्ट्रगल करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, और किस डायरेक्शन में वो हेड कर रहे हैं, एक फेल्ड इंसर्जेंसी, एक वायलेंट इंसर्जेंसी की तरफ वो लोग हेड कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, अगर हम लोग बात करें माओवाद की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हम लोग इंडिया में कहते हैं, मेनी कंट्रीज हैव सफर्ड। फॉर एग्जाम्पल पेरू में भी कुछ इसी तरह का हुआ था। पेरू में उसका नाम था शाइनिंग पाथ, और इस शाइनिंग पाथ का क्या हुआ, इवेंचुअली it got dissipated, it got disintegrated, the entire movement fizzled out. It is considered as a failed insurgency movement in Peru. और अगर हम लोग फिलीपींस की बात करें, देखिए फिलीपींस में ऑल्दो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि उनके पास अभी भी काफी ज्यादा समर्थन है, लेकिन अगर हम लोग फिलीपींस सरकार की बात करें, दे क्लियरली सजेस्ट दैट वी हैव एनाहिलेटेड द कम्युनिस्ट
पार्टीज और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस इन फिलीपींस। जब से रोड्रिगो दुतर्ते आए हैं तब से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ही आयरन हैंड से डील किया हुआ है, और ये भी एक फेल्ड इंसर्जेंसी कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो पेरू में जो हुआ, फिलीपींस में जो हुआ, दूसरे कंट्रीज में भी जो हुआ, दे हैव बीन फेल्ड इंसर्जेंसीज। तो इफ द माओइस्ट कंटिन्यू ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, it is going to be a failed insurgency example in India also. But a better example is somewhere in Nepal. जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुआ, नेपाल में भी देखिए माओइस्ट ने क्या किया। शुरुआती दौर पे कुछ इसी तरह का फिलोसफी चलता था, क्योंकि माओ का फिलोसफी यही था कि कंट्री साइड को कैप्चर करते हैं, फिर इवेंचुअली सिटी को कैप्चर करते हैं और उस आर्म स्ट्रगल से सरकार को बदलते हैं। लेकिन नेपाल में हुआ नहीं। इवेंचुअली जो नेपाली माओइस्ट थे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। नेपाल माओइस्ट पार्टी जो है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने इवेंचुअली डेमोक्रेसी में पार्टेक किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीटें भी जीती। अब अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल नेपाल की, तो नेपाल में द माओइस्ट पार्टी, इट इज़ द गवर्निंग पार्टी, दे हैव इवन बीटन द नेपाली कांग्रेस। तो दिस वुड बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर द एंटायर माओइस्ट कैडर, दैट rather than going for an armed struggle which will eventually lead for failure, better enter into the democratic fray और डेमोक्रेसी का पार्ट बने, अपनी पार्टी बनाए और अपना सिद्धांत बदले, आइडियोलॉजी, नॉट आर्म स्ट्रगल, मे बी टू ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट स्लोली, मे बी टू ब्रिंग दैट सोशलिज्म स्लोली, जो ऑलरेडी हमारे संविधान का भाग है, पार्ट एंड पार्सल है। तो इट इज बेटर दैट दे फॉलो द नेपाली माओइस्ट मॉडल वेयर दे डू पार्टेक इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। So with that note, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.